नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अभी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हुए हादसे के पुराने जख्म भरे भी नहीं थे और अब फिर से इन्हीं जख्मों को ताजा किया जा रहा है। एक बार फिर से माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण होने का नाम नहीं ले रही है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन लगातार दावे करता रहा है कि उस हादसे के बाद भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हमने काफी ज्यादा यंत्र अपनाए हुए हैं और सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है। वहीं RFID कार्ड लगाने का भी यही मतलब था कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी होने नहीं देंगे, लेकिन भवन में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी जा रही है। और तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। पूरी इस कैंपस की अगर हम बात करें, माता वैष्णो देवी जो मंदिर है, यहां पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बड़ी तादाद में देखी जा रही है। और माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है, इसका जो भवन है, इसके अंदर किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और किसी बड़े हादसे को एक तरह से दावत दी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बड़ा हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी, कई श्रद्धालु की जान गई थी और कई श्रद्धालु बुरी तरह से जख्मी हुए थे। लेकिन लग रहा है कि इस हादसे से भी प्रशासन ने एक तरह से सबक नहीं लिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई दावे भी किए जा रहे हैं और इसी पर और चर्चा करने के लिए और जानकारी लेने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी करणदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करणदीप, माता श्री वैष्णो देवी जी के मंदिर की अगर बात की जाए, साल भर यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इससे पहले बहुत ज्यादा श्रद्धालु एक साथ पहुंचने से हादसा भी पेश आया था। लेकिन एक बार फिर से करण हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद पहुंची है, लेकिन इस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है, किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल अबू, इस प्रकार की तस्वीरें देख करके अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी जो है वो श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की जरूर बनी हुई है। तमाम दावे जो माता वैष्णो देवी जी प्रशासन की तरफ से किए गए थे हादसा घटित होने के बाद कि हम इस प्रकार की दोबारा जो है वो घटना जो है वो पेश नहीं होने देंगे। अब ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना फिर से घटित हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की भीड़ कहीं ना कहीं भगदड़ मचा सकती है। और इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उस हादसे के बाद काफी सारे दावे और काफी सारे यंत्र, सीसीटीवी, RFID कार्ड जो थे वो सारे अपनाए गए थे। तमाम वो यंत्र जो है वो अब कहीं ना कहीं फेल होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ये भवन की तस्वीरें हैं, अर्धकुंवारी की भी तस्वीरें हैं। ये साफ तौर पर खुद बयां करती है कि भीड़ एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ इकट्ठा हो रही है और ये भीड़ जब भगदड़ में बदल जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अभी तक भी प्रशासन जो है वो गहरी नींद से नहीं जाग पाया है और जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ भीड़ जो है वो इकट्ठा भवन में कराया जा रहा है। और सुरक्षा कर्मियों की अगर बात करें, जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रण किया जाए, क्योंकि इस समय बच्चों को जो है स्कूल में काफी देर से जो है वो छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो परिजन जो है वो माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर हाजिरी लगाना चाहते हैं बच्चों समेत, तो भीड़ जरूर पहुंच रही है। लेकिन एक प्रकार से ये भी देखा जा रहा है कि RFID कार्ड जब जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की गई थी, तो उसमें ये साफ तौर पर दर्शाया गया था, बताया गया था कि इतने सीसीटीवी कैमरास के अंदर जो है वो कंट्रोल रहेगा, भीड़ को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा जिससे हादसा ना घटित हो। और RFID कार्ड ये बिल्कुल करण यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर श्रद्धालु हमेशा बड़ी तादाद में रहते हैं और अब तो अमरनाथ यात्रा भी आ रही है। पूरे देश से, देश के बाहर से जो श्रद्धालु हैं वो भी अब एक तरह से जम्मू और कटरा पहुंचेंगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्या कोई ये सिस्टम इसके लिए नहीं बनाया गया है कि एक एक करके श्रद्धालु जाएं, दर्शन करें, पूजा अर्चना करें और उसके बाद वापस लौटें? अचानक इतनी भीड़ कैसे जमा हो जाती है, या इतनी भीड़ को काबू करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, आपका सवाल भी अबू बिल्कुल जायज है। लेकिन हर कोई श्रद्धालु जो घर से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए निकलता है, उससे एक होड़ होती है कि जल्द से जल्द माता रानी के दर्शन करे, अन्य पिकनिक स्पॉट्स पर जाकर के भी वो जरूर जो है वो वहां पर घूम फिर आए। लेकिन जो प्रशासन के जो बंदोबस्त है वो बंदोबस्त कहीं ना कहीं फेल होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने ये जरूर कहा था कि हम
कटरा जो बेस कैंप है, जो कटरा का आदर्श शिविर कटरा है, वहां से ही जो है वो श्रद्धालुओं को लिमिटेड छोड़ा करेंगे, ताकि भवन में जो है वो भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा ना हो। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान जरूर कर रही है कि अगर इस प्रकार की भीड़ भवन में अगर आने वाले दिनों में जो है वो रही, जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा जैसे ही आवागमन करती है, तो ये कहीं ना कहीं खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं होगा। सुरक्षा कर्मी भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ को नियंत्रण करना सुरक्षा कर्मियों के हाथ में नहीं होता है। और एक बड़ा हादसा जो है वो जरूर फिर से पेश आ सकता है, और माता रानी करे ना आए, लेकिन नालायकी जो है वो कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन नहीं, बिल्कुल करण, यहाँ पर ताज्जुब तो इस बात का है कि इससे पहले यहाँ पर हादसा पेश आ चुका है, कई श्रद्धालुओं की जान गई है, कई श्रद्धालु जख्मी हुए थे। तो ऐसा नहीं कि इससे पहले इसी भीड़ की वजह से, अनियंत्रित भीड़ थी जिसकी वजह से हादसा पेश आया था, लेकिन लग रहा है कि प्रशासन ने इस हादसे से कोई सबक नहीं लिया है। अब बिल्कुल जायज बात है। और हादसा जब घटा था तो पहले साल का पहला दिन था, और मध्य रात्रि को जो थी वो भगदड़ मची थी। भगदड़ के बाद जो वो दर्जन के करीब लोग घायल हुए, माफ कीजिएगा, मृत्यु का शिकार हुए थे, और कई जो श्रद्धालु थे वो घायल हुए थे। लेकिन उस हादसे से भी कोई सबक जो है वो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले पाए हैं। फिर से वही बात को जो है वो रिपीट करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में और ज्यादा भीड़ जो है वो कटरा में देखी जाएगी, लंबी लंबी कतारें देखी जाएंगी। लेकिन उन कतारों को नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, उन्हें फैसिलिटेट किस प्रकार से किया जाए, ये अभी तक जो है वो कोई भी फरमान उनकी तरफ से नहीं आता है। जैसे ही कटरा आदर्श शिविर कटरा में भीड़ इकट्ठा होती है तो कटरा के तमाम होटल जो है वो फुल हो जाते हैं। लोग जो है वो लंबी लंबी कतारों में लगते हुए जरूर दिखाई देते, तपती धूप के बीच में, और उन्हें रात को रहने के लिए जो है वो कोई ठिकाना जो है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि काउंटर्स जो जहां पर RFID कार्ड मिलते हैं या पंजीकरण होता है, वो काउंटर्स भी काफी ज्यादा कम खुले होते हैं। अगर 12 के करीब काउंटर है तो कटरा में भीड़ के दौरान जो है वो हमने देखा है कि 5-6 ही काउंटर खुलते हैं, कुछ काउंटर जो है वो बंद रहते हैं। कहीं ना कहीं नालायकी जरूर बरती जा रही है। अब इसी प्रकार से भीड़ जो है वो एक विकराल रूप धारण कर लेती है, और उसके बाद भगदड़ मच जाती है, कहीं ना कहीं लोग घायल भी होते हैं। और जो बड़ा हादसा हुआ था जिसमें दर्जन के करीब लोग मृत्यु का शिकार हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक दोबारा से जो है वो रूप धारण ना कर ले। बिल्कुल करण, प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, इन तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि इन दावों में कोई दम नहीं है। आप RFID की बात कर लीजिए, या इसके अलावा सिस्टम बनाना चाहिए प्रशासन को, वो तमाम चीजें जमीनी धरातल पर तो एक तरह से नहीं दिख रही हैं, कोई सिस्टम यहां पर नहीं दिख रहा है। अब बिल्कुल तमाम बता दें कि RFID कार्ड जो है वो एक महत्वपूर्ण यंत्र बताया गया था कि अगर आपको यात्रा करनी है तो RFID कार्ड आपके गले में होना बेहद ही ज्यादा अनिवार्य है। वो RFID कार्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड, ये कहीं ना कहीं चयनित करता था कि जो श्रद्धालु एक जगह पर इकट्ठे ना हो पाए, तो उससे उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए RFID कार्ड बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन अब भीड़ तस्वीरों में देख करके यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो RFID कार्ड भी समय जो है वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम जो सैकड़ों जो CCTV कैमरास जो इंस्टॉल किए गए हैं भवन से लेकर के आदर्श शिविर कटरा तक, पूरे त्रिकुटा पर्वतों के बीच जो ट्रैक बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जितने भी यंत्र हैं वो सारे के सारे फेल इस समय दिखाई दे रहे हैं। और तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपने कामकाज में लगते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। भोजन की व्यवस्था सारी की गई है, लेकिन ये भीड़ एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज जरूर है, और ये खतरे से बिल्कुल भी खाली जो है वो अब इस समय नहीं दिख रहा है। बिल्कुल करण, जिस तरह के हालात हैं ये एक बड़े हादसे को एक तरह से दावत दे रहे हैं, और इस पर इंतजामिया को फोकस करना चाहिए। क्या कुछ इंतजामिया का कहना है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पर कहना है? क्या प्रशासन पर इस पर सवाल किया गया है प्रशासन से, जिस तरह के, क्योंकि जो बात अभी करण कुछ देर पहले हम कह रहे थे कि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। कटरा में साल भर श्रद्धालु बड़ी तादाद में आते हैं, और अमरनाथ यात्रा के वक्त तो इन श्रद्धालुओं की जो संख्या होती है और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु और भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में जब अभी से यह हालात हैं तो अमरनाथ यात्रा के वक्त तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। बिल्कुल अबू, हालात जो है वो और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। भीड़ रिकॉर्ड तोड़ जो है वो आ सकती है, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से जो है वो यात्रा दर्शन करने के लिए जो है वो कटरा आदर्श शिविर पहुंचती है। और वहीं अब बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जो है वो अमरनाथ के लिए भी यात्रा जरूर निकलेगी। लेकिन उस दौरान इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। अगर समय रहते ही इस भीड़ के कोई बंदोबस्त नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ा
जो है वो चुनौती बनी रहेगी और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बनी रहेगी, तमाम एजेंसीज के लिए भी बनी रहेगी। और जो कटरा के तमाम जो होटल्स हैं वो फिलहाल अभी भी फुल पैक्ड हैं। काफी ज्यादा पहले से ही जो है वो ऑनलाइन बुकिंग चल रही है। जब यात्रा आएगी तो काफी ज्यादा भगदड़ जहां पर मचने की जो है वो उम्मीद लगी हुई है, क्योंकि इस प्रकार की भीड़ कहीं ना कहीं नुकसान जरूर दे सकती है। हमने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले भी ये देखा है कि जब भीड़ बढ़ती है तो कटरा में एक भी कमरा जो है वो नहीं मिल पाता है और लोग जो है वो बाहर फुटपाथ पे सोने पर मजबूर हो जाते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इस प्रकार के बंदोबस्त जो है वो कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड प्रशासन जो है वो कर नहीं पाया है। जो सीसीटीवी की बात करते हैं, RFID कार्ड की बात करते हैं या तमाम और यंत्रों की बात करते हैं, वो तमाम यंत्र जो है इस समय तक जो है फेल नजर आए हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं और ताजा तस्वीरें देखने के बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी, क्या कुछ उनकी तरफ से आने वाले दिनों में बंदोबस्त किए जाएंगे। जो पुराने करण, जाहिर सी बात है कि श्राइन बोर्ड और प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज तो जरूर है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं इन्हें नियंत्रण किस तरह से किया जाए, इन पर काबू किस तरह से पाया जाए, या इसके लिए एक सिस्टम और रोड मैकेनिज्म किस तरह से बनाया जाए, रोड मैप किस तरह से तैयार किया जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की ही है और प्रशासन की ही जिम्मेदारी है कि वो कोई बड़ा हादसा होने से बचाएं। इन श्रद्धालुओं को एक एक करके जाने का मौका दिया जाए और जिस तरह से भीड़ जमा हो रही है, एक भवन के नीचे बड़ी तादाद में श्रद्धालु जमा हो रहे हैं, ये एक बड़ा खतरा भी इससे पैदा हो सकता है। तो आने वाले दिनों में अब ये देखना करण बहुत अहम होगा कि श्राइन बोर्ड की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इस भीड़ को लेकर किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करणदीप, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो खबरें और भी है, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चुनाव पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
और इस वक्त बड़ी खबर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक किया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामबन में कैफेटेरिया में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद मरम्मत का काम जारी है और इस वजह से नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। काम पूरा होने तक यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक किया गया है। आपको बता दें कि रामबन में कैफेटेरिया में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद मरम्मत का काम जारी और ऐसे में इंतजामिया ने सफर न करने की सलाह दी है। और हमारे सहयोगी बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, एक बार फिर से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बंद कर दिया गया है, क्या बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है? देखिए हुरेरा, गुज़िश्ता देर रात को कैफेटेरिया मोड़ रामबन के पास में एक भारी स्लाइड ने नेशनल हाईवे को हिट किया है, जिसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट जो है मुकम्मल तौर से इस वक्त बंद है। किसी भी तरह की गाड़ी जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस वक्त नहीं चल रही है। ये बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास न्यूज है कि रात तकरीबन बहुत देर रात की है, यहाँ पर एक बड़ी स्लाइड आई, जिसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर हुई है और लंबी कतारें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस वक्त दरमांदा गाड़ियों की लगी हुई है। चाहे हम रामबन से नाशिरी टनल के दरमियान की बात करें और वहीं बानीहाल की तरफ की भी बात करें, तो दोनों अतराफ में हाईवे पर काफी जाम लगा हुआ, काफी कंजेशन है, क्योंकि ट्रैफिक अचानक से स्लाइड आने की वजह से बंद हो गया और उसके बाद लोगों का ओवरटेक भी हुआ और जब जो है डबलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त कोई इमरजेंसी गाड़ी वगैरह का निकलना काफी दोभर हो गया है इस स्ट्रेच में, रामबन वाले स्ट्रेच में। ताहम अभी तक हमने ट्विटर हैंडल्स एसएसपी रामबन, ट्रैफिक एसपी रामबन और डिप्टी कमिश्नर रामबन का देखा, उनकी तरफ से कोई इस तरह की एडवाइजरी या कोई हमें मैसेज अभी तक नहीं आया कि वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या है। जो स्लाइड जहां पर हुई है कैफेटेरिया मोड़ के पास में, उसकी इस वक्त की पोजीशन क्या है और रिस्टोरेशन में कितना मजीद वक्त लग सकता है, ऑफिशियली अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है। सिर्फ ये कहा गया है ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर की जानिब से कि लोगों से गुजारिश की गई कि आप हाईवे पे सफर ना करें जब तक हाईवे मुकम्मल तौर से रिस्टोर ना होता हो। लेकिन कोई एक टाइमलाइन नहीं बताई गई है, जिससे जो मुसाफिर है, लोग हैं, वो थोड़े शशोपंज में है। अपना प्लान होता है लोगों का, कहीं को पहुंचना होता है जम्मू से, अगर कोई ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं तो वो अभी फिक्स नहीं कर पा रहे कि वो कब निकले, कैसे निकले, क्योंकि यहाँ से ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं। और सुनने में आया कि वहां बड़ा हादसा हुआ और बड़ी लैंडस्लाइड हुई है जो कैफेटेरिया की अगर हम बात करेंगे वहां पर, ये बताना भी जरूरी कि वहां दो टनल ट्यूब्स का जो काम चल रहा है, दो साइड से चल रहा है। एक टनल ट्यूब है लेकिन दो साइड से चल रहा है उसका, और वहां भी खतरा बरकरार लगा रहता है और शूटिंग स्टोन अक्सर व बेशतर होते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे होते हैं, कई लोग की जाने भी इस मकाम पे गई है जो कैफेटेरिया का मकाम है। पिछले दिनों की बात है कि पिछले कुछ दिन हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार हालात, मौसमी हालात जो थे खराब थे, मौसम लगातार खराब था, लेकिन इन दिनों मौसम सही और ऐसे में जो लैंड स्लाइड आप बता रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग हुई है, इसकी वजह क्या है? जब मौसम खराब होता है तब तो पत्थर पहाड़ से नीचे आते हैं, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल सही है और ऐसे में आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बड़ी स्लाइड नीचे आ गिरी है, जिसकी वजह से यातायात में एक तरह से खलल पड़ा है, तो इसकी वजह क्या बताई जा रही है? हुरेरा, यहाँ रामबन में हमारा हाईवे पे स्लाइड आना मौसम पे निर्भर नहीं है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इतनी लार्ज स्केल पे हो रही है। 4 लाइन का प्रोजेक्ट जो वर्क है इस वक्त वो जिला रामबन में जारी है और उसमें जो अहम स्ट्रेच है वो ये वाला है, कैफेटेरिया मोड़ से और मिहाड़ के बीच वाला है। एक्चुअल में पास्ट में हुआ यही कि जब एग्रेसिव कटिंग यहाँ पर किया गया, जब ग्रीन पेड़ को काटा गया, उसके बाद एग्रेसिव कटिंग हुई, उसके बाद ये पूरा पहाड़ ऊपर से सिंक होके आ गया और उसके बाद से लेके आज तीसरा साल ये है, वो कोई दिन नहीं है कि वहां पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर न हुई हो, वो कोई दिन नहीं वहां पर कोई शूटिंग स्टोन ना हुआ हो और वो कोई दिन ना हो वहां पर किसी उस कंपनी को नुकसान ना पहुंचा हो, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो उस वक्त सवाल उठे थे कि जो इंजीनियरिंग पैरामीटर्स थे उनको दरकिनार रख के यहाँ पर काम किया गया। कटिंग इस अंदाज से की गई कि बाद में जो आने वाले जो डिजास्टर जो आज तक हम झेल रहे हैं इसको मद्देनजर रखा गया था। और यही वजह हुरेरा कि जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, टनल बन रहा है, टनल के अंदर मशीनरी यूज हो रही, कहीं ब्लास्टिंग भी होता है और बाहर से भी दिन रात कटिंग होता है, तो नेचर के साथ जब आप खिलवाड़ करेंगे तो वो हिट बैक करता ही करता है। तो बिल्कुल बिलाल, यानी अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये प्रशासन की तरफ से अभी कोई इस पर बयान नहीं आया है कि कितना रास्ता जो है वो प्रभावित हुआ है और कितने बड़े एरिया को प्रभावित किया गया है नेशनल हाईवे के, और इसके अलावा कितना और टाइम लगेगा रेस्टोरेशन की अगर बात करें?
मैंने अभी ट्विटर हैंडल्स और ऑफिशियल वेबसाइट्स उनकी चेक की, एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि स्लाइड की इंटेंसिटी कितनी है, ये कब आई, किस तरह से आई, ये भी पता करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, रामन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इस तरह की बड़ी स्लाइड किस तरह अचानक आ जाती है। बिल्कुल बिलाल, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर, हज 2023 हज यात्रियों का दूसरा जत्था आज रवाना होगा श्रीनगर से जद्दा के लिए। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज का जत्था आज रवाना होगा। श्रीनगर एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवानगी होगी आज़मीन हज। ये तो आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के जो आज़मीन हज हैं उनकी रवानगी हो रही है और आज हज यात्रियों का दूसरा जो काफिला है वो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना होगा। इससे पहले पहला काफिला रवाना हो चुका है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रीनगर हज हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर एयरपोर्ट जाने से पहले एक दिन पहले आज़मीन हज जमा होते हैं और उनकी तमाम जो कार्रवाइयाँ और फॉर्मेलिटी होती हैं वो एक तरह से पूरी की जाती है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और 31 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने हर साल की तरह तीर्थ यात्रियों के लिए एक स्वास्थ्य सलाह जारी की है। अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की यात्रा में 14,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग शामिल है। देखिए जम्मू से हमारे संवाददाता समीर भट्ट की रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी की निगाहें इस साल 1 जुलाई से शुरू हो रही वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा पर टिकी हैं। 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों से रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बीच श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड अमरनाथ यात्रा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण ने उन खाद्य पदार्थों को मेनू से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है जो तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। श्रद्धालु जलेबी जैसी तली भुनी फास्ट फूड सामग्री और मिठाई नहीं खा सकेंगे। प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है। यात्रियों के लिए अनुमत मेनू और प्रतिबंधित मेनू दोनों पर एक नजर डालते हैं। अनुमत मेनू में है अनाज, दालें, हरी सब्जियां, आलू, साग, सोया चंक्स, बेसन की सब्जी, सादी दाल, हरा सलाद, फल और स्प्राउट्स, प्लेन राइस, जीरा राइस, खिचड़ी और न्यूट्रेला चावल, रोटी, दाल रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की की रोटी, बिना तेल या मक्खन के तंदूरी रोटी, ब्रेड, कुलचा, डबल रोटी, रस्क, चॉकलेट, बिस्कुट, भुना चना और गुड़, सांबर, इडली, उत्तपम, पोहा, सब्जी, सैंडविच, क्रीम, मक्खन, पनीर के बगैर ब्रेड जैम, कश्मीरी नान और उबले हुए पकौड़े, हर्बल चाय, कॉफी, लो फैट कर्ड, शरबत, नींबू स्क्वैश, पानी, लो फैट दूध, फलों का रस, सब्जियों का सूप, मिनरल वाटर, ग्लूकोज मानक पैकेट रूप में, खीर, चावल या साबुदाना, सफेद ओट्स, दलिया, अंजीर, किशमिश, खुबानी, अन्य सूखे मेवे सिर्फ भुने या कच्चे, लो फैट, दूध सेवई, शहद, उबली हुई मिठाई, भुना हुआ पापड़, खाखरा, तिल का लड्डू, ढोकला, चिक्की, रेवड़ी, फुलियां, मखाने, मुरमुरा, सूखा पेठा, आंवला मुरब्बा, फल मुरब्बा और हरा नारियल। अब एक नजर प्रतिबंधित मेनू पर। सभी मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थ, हैवी पुलाव या तला हुआ चावल, सभी मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थ, भारी पुलाव या फ्राइड राइस, पूरी, पिज्जा, बर्गर, भरवा, पराठा, डोसा और फ्राइड रोटी, मक्खन के साथ ब्रेड, क्रीम आधारित खाद्य पदार्थ, अचार, चटनी, तले हुए पापड़, चाउमीन और अन्य सभी तले हुए फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और कराह, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, खोया बर्फी, रसगुल्ला और अन्य सभी हलवाई आइटम, चिप्स, कुरकुरे, मट्ठी, नमकीन, मिक्सचर पकौड़ा, समोसा, तले हुए सूखे मेवे और अन्य सभी फ्राइड आइटम्स।
आप लंगर वाले जितने भी हैं अपने लंगर के बाहर कैमरे लगाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाएं। और उसके बाद ये चना भटूरा, जलेबी, मतलब कि तली हुई कोई चीज़ भी जो है, जैसे डोसा हो गया, नूडल्स हो गए, ये चीज़ें आप नहीं देंगे, ताकि इनसे जो हमारे बाहर से श्रद्धालु आते हैं, जो यात्रु आते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ से जब वो श्रीनगर को जाते हैं, श्रीनगर से वो जब आगे चढ़ाई शुरू कर देते हैं बाबा अमरनाथ जी की, तो वहाँ इनको सांस फूलती है, उसके कारण ये इन्होंने बंद किया था। इस बीच विभिन्न सरकारी एजेंसियां जैसे पर्यटन विभाग, जेएमसी आदि भी सरकार के निर्देश और स्वास्थ्य सलाहकार के सभी बिंदुओं को लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके लिए जो सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एक एडवाइजरी जारी की है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ लंगर वाले लगाएं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो लोग बाहर से जो आते हैं उनके हेल्थ के लिए ठीक रहेंगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब ये लोग आते हैं तो वहाँ 14,000 फीट की हाइट पे जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे वहाँ जाते हैं। उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को वहाँ के क्लाइमेट का पता नहीं होता, देश के पूरे कोने कोने से लोग आते हैं, उन्होंने कभी उस मौसम में उनको कोई सूट करता है, किसी को नहीं करता, तो उसके लिए कैसे जो लंगर लगते हैं वो भी बहुत सारे जम्मू के बाहर से लोग आके लंगर लगाते हैं। तो इस हाई एल्टीट्यूड में, इस मौसम में जो बाहर से लोग आते हैं उनको कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना एक कदम प्रशासन ने आगे बढ़ाया है। बोर्ड ने उच्च ऊंचाई की बीमारी के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो गंभीर और घातक भी हो सकती है। अगर तुरंत इलाज न किया जाए, उच्च ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों में मतली, उल्टी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सोने में कठिनाई, विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लैडर डिस्फंक्शन, बॉवेल डिस्फंक्शन और भूख न लगना शामिल हैं। हृदय गति में वृद्धि, चेतना का धीरे धीरे नुकसान, उनिंदापन, सीने में जकड़न, परिपूर्णता, भीड़, तेजी से सांस लेना और शरीर के एक तरफ पक्षाघात भी संभव है। इसलिए ये स्वास्थ्य परामर्श जारी किया गया है और आशा है कि तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी यात्री स्वास्थ्य परामर्श के सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।